तो एमनेस्टी इंडिया ने कहा है कि उनके खिलाफ इंडिया में बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो आइए पता करते हैं कि क्या एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है बहुत इंडिया में। शुड मोदी रिजाइन। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यार क्या हालत कर रखी है मोदी ने, बताइए हैं। मोदी नीड्स टू रिजाइन। ह्यूमन राइट्स का मजाक बना रखा है भाई हैं। पहले आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, उसके बाद आपने CAA पास करवा दिया, उसके बाद आपने राम मंदिर बनवा दिया और अब एमनेस्टी इंडिया ने आके कहा है कि उनको अपने सारे ऑपरेशंस कुछ समय तक रोकने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी जो फंडिंग है वो बंद हो गई है। I don't feel so good. और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि क्योंकि इनकी पूरी फंडिंग रुकी हुई है, इनको अपने सारे काम रोकने पड़ रहे हैं और जो इनका 150 लोगों का स्टाफ है उस स्टाफ को भी इनको अभी रिलीव करना पड़ रहा है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही ठीक हूँ। और एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई जो हमारे भारत के बुद्धिजीवी हैं वो अब ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की फंडिंग को इसलिए रोका है क्योंकि 1-2 महीने पहले ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली रायट्स के बारे में एक खूब कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस वजह से मोदी गवर्नमेंट जो है वो एमनेस्टी से बदला लेने की कोशिश कर रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस एलिगेशन को देख लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, सच्चाई ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको 2018 में ही फ्रीज कर दिया गया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। उसके बाद एमनेस्टी इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी रिलीफ मिली थी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था FCRA रूल्स को वायलेट करने के लिए। तो इनके अकाउंट को तो भैया दिल्ली रायट्स की रिपोर्ट पब्लिश होने के 2 साल पहले से फ्रीज करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एमनेस्टी इंडिया जो है वो FCRA के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है अगर आप फॉरेन फंडिंग लेना चाहते हैं तो। और ये पहली बार नहीं है कि एमनेस्टी इंडिया को FCRA में परमिशन नहीं मिली है। यूपीए गवर्नमेंट के समय भी, कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी के गवर्नमेंट के समय पर भी 2 बार इनकी FCRA के परमिशन को डिनाई किया गया था। यहां तक कि इसी तरह से 2009 में भी एमनेस्टी इंडिया ने अनाउंस किया था कि इनको अपने सारे ऑपरेशंस को रोकना पड़ रहा है और बार बार इनको FCRA परमिशन इसलिए डिनाई किए जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्यूजेशंस हैं। इनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं कि ये गलत तरीके से बिना गवर्नमेंट के प्रॉपर परमिशन के अपने लंदन हेडक्वार्टर से फंड्स इकट्ठा करते हैं, जो कि क्लियरली FCRA रेगुलेशंस का वायलेशन है। हमारे एमनेस्टी इंडिया भैया बताइए ह्यूमन राइट्स पे इतना फोकस कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पे इनका फोकस गया ही नहीं। और देखिए, टू बी फेयर, FCRA जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी कॉन्वोल्यूटेड एक कानून है और इस कानून का कभी कभी गवर्नमेंट गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ द लॉ जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया है इंडिया में वो इलीगल है। और एमनेस्टी इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जैसे कि शशि थरूर, जैसे कि राणा अयूब भी निकल कर आए थे। तो एमनेस्टी इंडिया को और एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है जहां तक ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म की बात आती है। तो देखते हैं कि एमनेस्टी एक्चुअली में कितनी इंपार्शियल है। तो एमनेस्टी की जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है उसमें कहा जाता है कि एमनेस्टी के कोर वैल्यूज हैं इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NGO मॉनिटर कहा जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अलग अलग NGOs को एग्जामिन करती है सही तरीके से। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2015 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल में ऐसे रिसर्चर्स भरे हुए हैं जो बुरी तरह से इजराइल के अगेंस्ट बायस्ड हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को रिपोर्ट करने में सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को समझने की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल कई बार गलत क्लेम और गलत एनालिसिस करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बार बार इंटरनेशनल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है इजराइल के खिलाफ। एमनेस्टी के ऑपरेशंस के बारे में एक 2007 में जर्नल ऑफ पीस रिसर्च ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एमनेस्टी जो है वो ज्यादातर
लगातार ऐसी चीजों पर फोकस करती है जिस पर उनको मीडिया अटेंशन मिल सकता है। जिन चीजों पर, जिन टॉपिक्स पर एमनेस्टी को मीडिया अटेंशन ठीक से नहीं मिलेगा, उस पर यह कम फोकस करती है। तो एमनेस्टी जानती है कि इजराइल पर फोकस करने से, इंडिया पर फोकस करने से इनको बहुत मीडिया अटेंशन मिलेगा, लेकिन सेंट्रल अफ्रीका में जो सिविल वॉर्स हो रहे हैं उन पर फोकस करने से, मिडिल ईस्ट देशों में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं उन पर फोकस करने से इनको ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए वो इजराइल और इंडिया पर ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी देशों पर कम फोकस करते हैं। इसलिए आपने देखा है कि जहां तक इजराइल की बात आती है, जहां तक इंडिया की बात आती है, ये बार बार टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं वहां पर। यहां तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो एक वेपन्स एम्बार्गो डालने की कोशिश की थी इजराइल के ऊपर, ताकि इजराइल वेपन्स ना खरीद सके और अपने आप को डिफेंड ना कर सके। और इस बात के बावजूद भी कि मिडिल ईस्ट जैसे एरिया में इजराइल का जो ह्यूमन राइट सिचुएशन है वो बाकी देशों से कहीं बेहतर है। इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, और यही बायस हम अब इंडिया के खिलाफ भी देख रहे हैं एमनेस्टी में। अभी हाल तक ही जो बंदा एमनेस्टी इंडिया का हेड था उसने कहा था कि हमारा असली दुश्मन चाइना नहीं है, हमारा असली दुश्मन बीजेपी है। बड़े हरामी हो बेटा। यार कसम से मुझे तो लगता था कि दुनिया में मेरे से बड़ा सेक्युलर कोई भी नहीं है, लेकिन ये भाई साहब तो हमारे भी बाप निकले। और अब देखते हैं कि किस तरह से एमनेस्टी इंडिया ने एंटी इंडिया बायस दिखाया है अपनी रिपोर्टिंग में। सबसे पहले बात करते हैं एंटी सीएए प्रोटेस्ट के ऊपर जो एमनेस्टी ने रिपोर्टिंग की है उसके बारे में। एमनेस्टी ने कहा है कि इंडिया में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे एंटी सीएए के बारे में और उस पर पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया है। एमनेस्टी इंडिया ने पुलिस फोर्स के बारे में तो रिपोर्ट कर दिया, लेकिन एमनेस्टी इंडिया ने इस बारे में बात नहीं की कि किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, किस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, किस तरह से कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं, किस तरह से हिंदू मंदिरों पर अटैक किया गया है इन प्रोटेस्ट के समय पर, किस तरह से नारे लगाए गए हैं इस प्रोटेस्ट के समय पर, हिंदुओं से आजादी, जिन्ना वाली आजादी, काफिरों से आजादी, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का। कई जगहों पर स्टोन पेल्टिंग की गई है और कई इन सीए प्रोटेस्टर्स के लीडर्स ने मुसलमानों को कहा है कानून अपने हाथ में लेने के लिए। और किस तरह से इन प्रोटेस्ट के समय पर जो रेडिकलाइजेशन हुआ था वो डायरेक्टली दिल्ली राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इन सब चीजों के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बात नहीं की। यहां तक कि दिल्ली राइट्स के समय पर जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग जो एंटी सीएए एक्टिविस्ट थे वो साथ में मिलकर प्लान और कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि किस तरह से इन राइट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। और आपको तो याद होगा कि जब एंटी सीएए प्रोटेस्ट के समय पर प्रोटेस्टर्स के पास इतनी सारी बिरयानी अचानक से पहुंच गई थी, तो जब उनसे पूछा गया कि भैया आपके पास इतनी बिरयानी आई कहां से, तो प्रोटेस्टर्स ने कहा कि ये तो भैया कुदरती बिरयानी है। लेकिन फिर पुलिस ने पाया कि अलग अलग एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लीडर्स को कुल मिलाकर अराउंड 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की फंडिंग मिली थी, जो इन्होंने सीएए प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और दिल्ली राइट्स की प्री प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन इन सब चीजों के बारे में एमनेस्टी ने रिपोर्टिंग नहीं की। और ऐसा है, देखिए आप तो जानते ही है कि मैं कितना बड़ा सेक्युलर चैनल हूँ। ऐसी कुदरती बिरयानी जरा हमको भी दिलवा दीजिए। हैं हम भी थोड़ा घर खरीद लेंगे, हम भी थोड़ा गाड़ी खरीद लेंगे, हमारी भी थोड़ी सी मौज हो जाएगी इस कुदरती बिरयानी से। और देखते हैं कि दिल्ली राइट्स के बारे में बात करते हुए किस तरह से एमनेस्टी इंडिया ने इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस दिखाया है। सबसे पहले तो दिल्ली राइट्स की बात करते हुए एमनेस्टी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोल दिया था कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था मुसलमानों के खिलाफ। इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन बिना प्रूफ के इन्होंने बोल दिया। मुंह में आया बग दिया, पेट में आया हक दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई पॉलिटिकल लीडर्स ने एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हेट स्पीच की थी। और देखिए ये बात सही है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत गलत बातें कही थी एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स के बारे में, तो ये तो आपने मेंशन किया, अच्छा किया। लेकिन आपको ये भी मेंशन करना चाहिए था कि जैसा मैंने पहले बताया इस वीडियो में कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ हेट स्पीच की जा रही थी सीएए प्रोटेस्ट में। किस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने मुसलमानों को डराया था और उनको बरगलाया था। किस तरह से भारतीय मीडिया ने और भारतीय सिविल सोसाइटी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की कुछ स्टूडेंट्स को रातों रात हीरोइनें बना दी थी सीएए प्रोटेस्ट की। लेकिन फिर हमें पता चला कि ये हीरोइनें जो थी ये खुल्लम खुल्ला मोपला मैसेकर, जिसमें कि हजारों हिंदुओं का कत्लेआम मचाया गया था, इन मोपला मैसेकर के लीडर को
खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करती थी। आपने ये नहीं बताया कि शर्जील इमाम जो एक बहुत बड़े लीडर थे एंटी सीएए प्रोटेस्ट के, वो किस तरह से मुसलमानों को कह रहे थे कि आप कानून अपने हाथ में लीजिए, आप पूरे देश का जबरदस्ती चक्का जाम कीजिए और आप असम को भारत से काट कर अलग कीजिए। आपने इस बारे में रिपोर्ट में ठीक से बात नहीं की कि ताहिर हुसैन ने किस तरह से प्री प्लानिंग करके रखी हुई थी दिल्ली के राइट्स की। मतलब एमनेस्टी आप तो भैया जाने भी दो यारों के नसीरुद्दीन शाह हो रखे हैं कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, थोड़ा बताओ थोड़ा छुपाओ, थोड़ा बताओ थोड़ा छुपाओ। और एमनेस्टी इंडिया जो है वो इंटरनेशनल अटेंशन लाने की और इंटरनेशनल प्रेशर लाने की कोशिश कर रही है दिल्ली राइट्स के ऊपर, और कह रही है कि दिल्ली राइट्स एक्चुअली राइट्स नहीं थे, वो मुसलमानों के खिलाफ पॉग्रम्स थे। अब भैया बोल देने से ये बात सच तो नहीं हो जाती ना। जब दिल्ली में इस वायलेंस में इतने सारे हिंदू भी मारे गए हैं तो इसको पॉग्रम कैसे कह सकते हैं? ये तो सीधे सीधे राइट्स हैं। इस रिपोर्ट में एमनेस्टी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, लेकिन एमनेस्टी ने ये नहीं मेंशन किया है कि किस तरह से इन राइट्स में पुलिस को अटैक किया गया था, किस तरह से इन राइट्स में पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, किस तरह से इन राइट्स में पुलिस को चोटें आई थी, यहां तक कि इस पथराव में एक पुलिस ऑफिसर की जान भी चली गई थी। तो ये तो हुई दिल्ली राइट्स की बात। अब बात करते हैं एमनेस्टी की और काली करतूतों के बारे में कि किस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुल्लम खुल्ला टेररिस्टों को सपोर्ट किया है। 2017 तक एमनेस्टी इंटरनेशनल खुल्लम खुल्ला मुअज्जम बेग के साथ कोलैबोरेट कर रही थी। मुअज्जम बेग एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है और केज का फाउंडर है। केज एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूके में बेस्ड, जो खुल्लम खुल्ला इस्लामिक टेररिज्म को डिफेंड करता है और इस्लामिक टेररिस्टों को डिफेंड करता है। और इसकी हालत इतनी बुरी थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक सीनियर फिगर गीता सहगल को खुद निकल कर आना पड़ा था और कहना पड़ा था कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल कर रही है ये बिल्कुल गलत कर रही है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक सीनियर फिगर ने खुद कहा था कि चेचनिया, इराक, पैलेस्टाइन, कश्मीर और अफगानिस्तान में हो रहे जिहाद को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस सीनियर फिगर जिनका नाम असीम कुरैशी है, उन्होंने ये भी कहा था कि एक यूरोपियन यूनियन जैसा एक इस्लामिक स्टेट बनना चाहिए जिसमें कि शरिया लॉ ठीक तरीके से फॉलो हो सके। तो इसमें तो सरप्राइज होने वाली बात ही नहीं है कि एमनेस्टी ने कश्मीर इशू में टेररिस्टों को साथ दिया है। कश्मीर में खुल्लम खुल्ला एमनेस्टी ने टेररिस्टों को और स्टैंड विद कश्मीर जैसे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का साथ दिया है। सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में जो वायलेंस हुआ है ये सिर्फ आर्मी से नहीं आता है। कश्मीर में जो वायलेंस हुआ है उसको जिहादियों ने भी किया है, उसको टेररिस्टों ने भी किया है, उसको सेपरेटिस्टों ने सपोर्ट किया है, उसको पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया है। लेकिन एमनेस्टी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं। ये है आम जिंदगी। आई एम सॉरी बाबू। ये है मेंटोस जिंदगी। एमनेस्टी इंडिया में भर भर के एंटी इंडिया एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन्होंने खुल्लम खुल्ला भारतीय इलेक्शंस में इंटरफियर करने की कोशिश की थी जब उन्होंने इलेक्शंस के कुछ महीने पहले ही नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े आर्टिस्ट को इस्तेमाल करके एक वीडियो बनाया था और दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से मोदी के इंडिया में मुसलमान जो है वो बहुत डरे हुए हैं। उसके ऊपर से मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से एमनेस्टी इंडिया जो है वो इंडिया में जो भी होता है उसका एक आधी पिक्चर आपको बताती है। क्या आपको लगता है कि एमनेस्टी एक बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है? क्या आपको लगता है कि एमनेस्टी को अपने बायसेस क्लीन करना जरूरी नहीं है? अगर इस तरह की बायस्ड इंफॉर्मेशन एमनेस्टी प्रोवाइड करता है तो क्या वो एक अच्छा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इंडिया जैसी गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और अगर अभी तक आपने शाम शर्मा शो का सबरेडिट नहीं ज्वाइन किया है, अरे भैया तो क्या कर रहे हो? शाम शर्मा शो का सबरेडिट जाके ज्वाइन करो, वहां पर न्यूज सबमिट करो, WTF मोमेंट सबमिट करो और मीम्स को जाके सबमिट करो, जिनको मैं रिव्यू करूंगा हर हफ्ते अपने पॉडकास्ट में। आप इनको सबमिट डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी कर सकते हैं, जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और ये मीम्स आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं। अगर आप शाम शर्मा शो के एक पेट्रन बनते हैं तो आपको डायरेक्ट डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक्सेस मिलेगा। और अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया लेकिन आपने फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्लिक करो बटन पे यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाओ और हमारे यहाँ और भी वीडियोस है, जरा उनको भी जाकर देखो, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।